मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्लोथ मटेरियल फाइबर टू फैब्रिक। और ये जो चैप्टर आपका है वो काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। और इस चैप्टर को सिखाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से सिखाई जाए ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ और आपके समझ में पूरी बात क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो चैप्टर के जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर की हेडिंग है वो है हमारे पास क्लोथ मटेरियल, यानी कि कपड़े का जो मटेरियल है, जो भी क्लोथ हम पहनते हैं उसके मटेरियल की हम बात करेंगे। उसको हम फैब्रिक बोलते हैं और वो फैब्रिक बनता है फाइबर से, इसीलिए चैप्टर का नाम बन गया फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर से फैब्रिक कैसे तैयार होता है इसके बाद हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर आपके पास कंटेंट, ध्यान से देखिए कितने कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जो कोर्स के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फाइबर। यहाँ पे देखिए आप, ये है फाइबर, ठीक है। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ फाइबर की बात करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉटन क्या होता है, फिर हाउ कॉटन इज़ ऑब्टेन, कॉटन कैसे मिलता है कॉटन। इसके अलावा जूट की बात करेंगे और जूट कैसे ऑब्टेन होता है, यानी कि जूट को कैसे बनाया या निकाला जाता है, कहाँ से मिलता है। सिल्क की हम बात करेंगे, इसमें वूल की हम इसमें बात करेंगे एंड हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल की हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा कुछ टॉपिक है जिसे हम ढंग से अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब समय ना बर्बाद करते हुए लेट्स कंटिन्यू, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, लर्निंग प्लान है। लर्निंग प्लान में हमारे पास ये है कि हमें सीखने का जो हमारा टेक्निक है वो क्या रहने वाला है। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातों की बात करेंगे, जैसे क्लोथ मटेरियल की बात करेंगे, फिर जो क्लोथ हम पहनते हैं उनके मटेरियल क्या क्या होते हैं, कहाँ से उन्हें हम लेते हैं, प्लांट से, एनिमल से एंड सो ऑन, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आप अगर आगे देखें तो ये कुछ डायग्राम आपको दिखा रखा है और इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इस पिक्चर में हमें एक अ रोप और अ वायर क्या नज़र आ रही है। तो आपको पता है कि इसमें हमें एक रोप नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये हम इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद है विच मटेरियल इज मेड अप ऑफ, ये किस से बना है, तो ये नायलॉन से बना है या जूट से बना है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर ये सिंथेटिक है तो ये नायलॉन से बना है, और अगर ये अब कह सकते हैं नेचुरल है तो ये किससे बना होगा, जूट से बना होगा। सो यहाँ पे देखिए, क्लोथ्स आर मेनली यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एक्सेट्रा। कपड़े क्यों पहनते हैं हम, सुंदर दिखना एक पॉइंट होता है इसका, लेकिन इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किन चीज़ों से। अगर ठंड है तो ये कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर गर्मी है तो ये कॉटन के, फिर उस फैब्रिक के कपड़े को हम वैसे ही पहनते हैं जो हमें गर्मी कम लगने देता है और हमारे बॉडी को भी कवर करता है ताकि सीधा सनलाइट हमारे बॉडी को ना हार्म करें। रेन से प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज अलग अलग टाइप के फैब्रिक होते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े आपके पास होते हैं। सो पीपल लिविंग इन द डिफरेंट प्लेसेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब अलग अलग जगहों पे जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता है। जो ठंडे इलाकों में लोग रहते होंगे वहाँ पे उनको वुलन कपड़े ज़्यादा पहनने पड़ते हैं, बिकॉज वो अपने आप को सर्दी से बचाना चाहते हैं। जो लोग जो है कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको अलग टाइप के कपड़े, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ऐसे चाहिए जिसमें एयर का वेंटिलेशन बहुत बढ़िया बना रहे। राइट, तो जैसे एग्जांपल में यह दिया कि गुजरात के जो लोग हैं वो जनरली कैसे कपड़े प्रेफर करते हैं, बेटा, कॉटन क्लोथ्स। ऑलराइट, एंड द पीपल लिविंग इन द कश्मीर, जो कश्मीर में लोग रहते हैं वो वुलन, बिकॉज कश्मीर में काफ़ी ठंड होती है, वहाँ आइस गिरती है, और गुजरात जो है वो एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जो है कॉटन ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो उन्हें गर्मी से भी बचाता है और ज़्यादा हीट से भी अपने आप को वो ईजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लस में वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन, तो एक अच्छा एब्जॉर्बर माना जाता है। अब आगे देखें तो द मटेरियल दैट वी यूज फॉर क्लोथिंग इज़ कॉल्ड फैब्रिक। जिस मटेरियल का इस्तेमाल हम क्लोथिंग के लिए करते हैं उसे कहते हैं फैब्रिक। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन यहाँ पे फैब्रिक की मिल जाती है कि व्हाट इज़ फैब्रिक। तो आप बोलोगे द मटेरियल, वॉट एवर द मटेरियल इट इज़, चाहे ये नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिंपली फैब्रिक कहते हैं। ऑलराइट, एंड इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फैब्रिक, के अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और वो कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग शुरू हो जाती है यहाँ पे फाइबर एंड फैब्रिक की। सो इसमें कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है जो फैब्रिक आप जनरली जानते हो, जो आप कहीं ना कहीं आप
अपने डेली लाइफ में जो है वो यूज भी कर रहे हो, पहन भी रहे हो, और सर्दी और गर्मी से आपको ये बचाते हैं। और जैसा भी सीजन होता है, जैसा भी मौसम होता है, उसी हिसाब से आप क्या करते हो, अपने फैब्रिक यानी कि अपने कपड़ों का चुनाव करते हो। ये एक एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप की फैब्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। आपको कुछ मटेरियल लेने पड़ेंगे, जैसे कटिंग्स लेनी पड़ेगी, छोटे छोटे पीस आपको फैब्रिक के लेने पड़ेंगे, और वो आपको टेलर की शॉप से या घर में भी अवेलेबल हो सकते हैं। प्रोसीजर में आपको क्या करना है कि आपको वो कटिंग्स लेके आनी है डिफरेंट टाइप के फैब्रिक की, ठीक है, अपने क्लास के अंदर, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि उसमें सिल्क कौन सा है, कॉटन का क्या लेके आए हो, नायलॉन का फैब्रिक कौन सा है, पॉलिएस्टर का कपड़ा कौन सा है। और इस तरीके से आप अपने टीचर की मदद से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे सपोज करो अगर सिल्क की बात करें तो इसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है या रफ है, यानी कि नरम है या हार्ड है, अपीरियंस कैसी है, शाइनी है या डल है, चमकता है या फिर उसमें चमक नहीं है या कम चमक है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी यानी कि अगर उसमें हम पानी डालते हैं तो उसको सोख लेता है या फिर उसे सोखता नहीं है। कॉटन के साथ भी हम इसी तरीके की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, नायलॉन के साथ भी हम ऐसी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, और उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि ये जो हमारे पास लगभग 4 सैंपल है, सिल्क, कॉटन और नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, इनमें से कौन सा फैब्रिक सबसे बेहतर क्वालिटी का होता है और क्यों होता है। तो वो क्यों होता है कि पीछे की बड़ी सीधी सी बात है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ उस लेवल पे होती है, राइट। एक और एक्टिविटी जो हम क्लास में कैरी आउट कर सकते हैं वो है टू अंडरस्टैंड व्हाट द फैब्रिक आर मेड अप ऑफ, कि जो फैब्रिक हम देख रहे हैं, जो भी हमने सैंपल लिए हुए वो किससे बना हुआ है। इसके लिए आपको आप कह सकते हो वेस्ट कटिंग्स को आप लेके आइए फैब्रिक की, उसके बाद आप उनको जो है जनरली कॉटन क्लोथ को आपको लेके आना है, एंड ट्राई टू पुल आउट अ लूज थ्रेड, और उसमें से एक धागा निकालना है। जैसे आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ऐसे एक थ्रेड आपको निकालना है, वन आउट ऑफ इट। आप अपने फिंगर या किसी चीज़ की मदद से ऐसा कर सकते हो, और फिर उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको जो है नोट करना है कि उसके जो थ्रेड है, जो धागा आपने खींच के निकाला उस फैब्रिक में से, कपड़े में से, वो लूज था या फिर वो काफ़ी स्टिफ था। और उसके बाद अगर आप उस धागे को खींचोगे, थोड़ा सा दबा के ऐसे करके अगर उसको करोगे, तो पता चलेगा कि उसके अंदर से भी और छोटे छोटे फाइबर निकलेंगे, और उन छोटे छोटे फाइबर को ही हम क्या कहते हैं, यान कहते हैं, यान, YARN। तो आर की साउंड इसमें आपको नहीं देनी है, यान कहेंगे इसको। कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जब फैब्रिक इज मेड अप ऑफ लूज थ्रेड कॉल्ड द यान, तो इसका मतलब है जो भी फैब्रिक बनाया जाता है वो बहुत ही छोटे छोटे फाइबर टाइप चीज़ से बनाया जाते हैं, उनको यान कहा जाता है। एंड यान जो है वो बहुत ही थिन स्ट्रैंड से बने होते हैं, दे आर कॉल्ड सिंपली फाइबर। तो आपको कई चीज़ें मिल गई, यान क्या होता है, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। तो फाइबर जो है बहुत ही फाइनेस्ट पार्ट होता है, जिससे मिलके वो छोटे छोटे स्ट्रैंड मिला के यान बनता है, उस यान से मिलके थ्रेड बनता है, उस थ्रेड से मिलके आपका फैब्रिक बनता है। गॉट इट। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप। 2 मेन ग्रुप हमारे पास है फाइबर को, जिसमें हमने डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल फाइबर्स होता है, दे आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल, या कह सकते हो मेन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब मेन मेड। यहाँ पे एक अलग से आपको एक चीज़ दे रखी है जिसमें लिखा गया है कि फाइबर क्या होता है। सो हम कह सकते हैं अ वेरी थिन स्ट्रैंड विच इज़ एबल टू फॉर्म द फैब्रिक इज कॉल्ड फाइबर, उसे आप फाइबर कह सकते हैं। नेचुरल फाइबर के बारे में पहले आपको बताऊंगा। नेचुरल मतलब जो प्रकृति से हमें डायरेक्टली मिले हैं, और सदियों से, जब से इंसानों ने, आदि मानव ने जो है वो फैब्रिक बनाना सीखा, तब से वो उनका इस्तेमाल करता आ रहा है, राइट। तो नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। पहली बात कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा, जूट है, ये प्लांट से मिलता है। वूल, ये एनिमल से मिलता है, ठीक है। सिल्क, ये सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है। कॉटन जो है वो भी प्लांट से मिलता है, और राइट। एक लैनिन होता है, ये एक तरीके का मिक्सअप होता है। ये सारे के सारे जो है नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स है आपके पास। तो कौन कौन से हो गए नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो जूट हो गया, कॉटन हो गया और लैनिन हो गया। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो इसमें आपके पास वूल आएगा और सिल्क आएगा, ये 2 एनिमल से मिलते हैं। सो जूट के बारे में बता रहे हैं कि जूट कम्स फ्रॉम दैट ऑफ द जूट प्लांट। एक प्लांट होता है जिसका नाम ही जूट होता है, उसी से जूट के फाइबर्स निकाले जाते हैं। वूल जो है वो शीप से निकलता है, जो भेड़ होती है उनके बॉडी के ऊपर जो है काफ़ी थिक जो है वुलन पोर्शन ग्रो करता है, उसको शेव करके निकाला जाता है। सिल्क निकाला जाता है सिल्क वॉर्म से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको क्लियर रखने चाहिए। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से आपको अवेलेबल होता है। और जो लैनिन है, लैनिन आपको मिलता है फ्लैक्स, ये भी प्लांट से मिलता है। तो आप देख पा रहे हो कि जितने एग्जाम्पल हमने देखे उनमें से हमने ये भी देख लिया कि कौन सा हमें प्लांट से मिल रहा है, कौन सा एनिमल से। और यहीं से आपके 1 वर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से सीखनी है। और ऐसे बहुत सारे फैब्रिक आपके घर में आप डेली पहनते हो, आप उन्हें चेक करो। और जब भी कोई कपड़ा आप पहनते हो, कोई भी क्लोथ आप पहनते हो, तो उसको ये उसे देखने की कोशिश करो कि आप जो पहन रहे हो वो
कौन सा है, वो नेचुरल है या फिर वो सिंथेटिक है, यानी कि या फिर आप कह सकते हो कि वो प्लांट से आया होगा या फिर वो एनिमल से। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी, यहाँ पे जो डायग्राम है ये जूट का डायग्राम दिखाया है, ये वूल का डायग्राम दिखाया है। वुलन क्लोथ आप बहुत ज़्यादा पहनते हो सर्दियों में, आपको अच्छे से पता होगा। ये सिल्क है, काफ़ी महंगा होता है सिल्क का जो है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कॉटन है आपके पास और ये लेनिन आ जाता है, राइट। उसके बाद अगर आगे देखें तो अब बात करेंगे, ये तो हमने बात की किसकी, नेचुरल फाइबर की बात की, जो नेचर से हमें मिलता है, जिसमें इंसानों का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि मेन मेड फाइबर्स क्या होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल बनावटी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं उनको, तो मेन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, आप लिखोगे मेन मेड फाइबर्स, या फिर व्हाट इज द केमिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम फॉर द मेन मेड फाइबर्स, तो आप लिखोगे सिंथेटिक फाइबर, राइट। इसके एग्जाम्पल देखिए, ध्यान देना, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नायलॉन, रेयन, एक्राइलिक होता है, पॉलिएस्टर होता है। दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मेन मेड फाइबर्स, ऑलराइट। एंड दीज फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज, ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट्रीज में बनाई जाती है और इसके लिए मटेरियल, रॉ मटेरियल बाहर से लिया जाता है, ऑलराइट। तो मेन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर जो है उनकी क्या क्या फीचर है, प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सीधा क्वेश्चन आपका यही आता है कि व्हाट आर मेन मेड फाइबर्स, या फिर ऐसे पूछेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए सिंथेटिक या मेन मेड फाइबर की, पहली, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होते हैं, इससे बना हुआ कपड़ा आसानी से फटता नहीं है, खराब नहीं होता है, ऑलराइट। दूसरी खासियत क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर ईजी टू क्लीन, ऑलराइट, एंड ड्राई क्विकली, यानी कि इनको साफ करना, इनको धोना बड़ा आसान है और ये एकदम से सूख भी जाते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है। तीसरा गुण अगर देखें तो वो क्या है, दे नीड लिटिल आयरनिंग, यानी कि इन पे हम ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनमें रिंकल नहीं पड़ती है। रिंकल का मतलब है कि उनमें इस तरीके से नहीं होता कि आप कपड़े धोने के बाद देखोगे ऐसे सिकुड़ से जाते हैं, तो वो सिकुड़न ऐसे कपड़ों में यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर देखने को नहीं मिलते, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट होते हैं बाय नेचर, ऑलराइट। आगे देखें बेटा तो दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, बट इनकी एक चीज़ भी है कि ये देखो अगर आप इनको गर्मियों में पहन रहे हो तो ये आपका पसीना नहीं सोखेंगे, इसलिए आपको चिपचिपाहट फील होगी। इसीलिए सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, सिंथेटिक जो क्लोथ्स होते हैं, उनको जनरली हम समर सीजन में या गर्मियों के मौसम में प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं होते, वो आपको ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा दे कैच फायर इजीली, तो ये दो जो लास्ट के हमने इसके कैरेक्टर पढ़े, ये दोनों ही इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है, वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी कि पसीना नहीं सूखते, तो हम उन्हें गर्मियों में नहीं पहन सकते। दूसरा ये है कि वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, अगर थोड़ी सी भी इसमें छोटी सी भी चिंगारी लग जाए तो ये आपको जला सकते हैं। दैट्स वाई ये दो इसकी खामियां हैं। ऊपर के जो तीन कैरेक्टर है वो इसकी अच्छे हैं, उनको कह सकते हैं वो इसके एडवांटेज है। पहला स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरा ईजी टू क्लीन होते हैं, क्विकली ड्राई हो जाते हैं, इनमें आयरन नहीं करना पड़ता, यानी कि इसमें प्रेस नहीं करनी पड़ती। गॉट इट। अब आते हैं फ्यू डिकेड मतलब कुछ दशकों पहले, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो कुछ दशकों पहले जो है ह्यूमन मेनली यूज़ द नेचुरल, तो पहले इंसानों ने सिर्फ नेचुरल फाइबर को ही यूज करना सीखा था। उसके बाद उन्होंने जो है उससे वो कपड़े बनाए होंगे, जो भी एबिलिटीज़ उस ज़माने में रही होगी लोगों की, कारपेट भी बनते थे उससे, ऑलराइट। और उनको जो है वो सेल्स ऑफ द शिप के ऊपर बड़ी बड़ी तरपाल सी होती है जो एयर को की डायरेक्शन से जो है उसको मोड़ने में हेल्प करती है, वो सेल्स भी उसी से बनाए जाते थे। एंड टुडे द यूज ऑफ द मेन मेड फाइबर्स हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, लेकिन अब जो आर्टिफिशियल फाइबर है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा, बहुत बड़े पैमाने पे हम इनको देख सकते हैं कि लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम दैट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, जो नेचुरल फाइबर है वो कहाँ से मिलते हैं, उन सोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तो ध्यान से देखिए, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट को हमने पढ़ा था कि जो प्लांट के पार्ट होते हैं, स्टेम होता है, बार्क, उसकी छाल होती है, उसकी लीफ होती है, सीड होती है, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं से उनका यूज या उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो एनिमल फाइबर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट के कौन से हिस्से से, या तो वो हेयर होते हैं, उनके बाल होते हैं, या फिर इंसेक्ट जैसे कुकून है उनके अंदर से वो बनते हैं, जिसकी हम बात करेंगे आगे जाके, कौन, सिल्क के बारे में जानेंगे, राइट। अब सबसे पहले एक एक करके हम सारे इन फाइबर्स की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कौन से ले रहे हैं, नेचुरल ले रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या है आपके पास, कॉटन है। तो कॉटन आप सभी बच्चे अभी एट प्रेजेंटली, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, तो कॉटन के ही फैब्रिक इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं, प्रेफरेबल होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा देते हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉटन इज यूज टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल,
कॉटन का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, और टेक्सटाइल क्या होता है, जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है उस जगह को कहते हैं टेक्सटाइल। तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट जैसे कि टी शर्ट्स जो आप पहनते हो, टाउल्स बनाने में, साड़ीज़ बनाने में, शर्ट्स बनती है, सूट्स बनते हैं, जीन, सॉक्स, बेडशीट, पिल्लो, मतलब जितने भी कपड़े की चीज़ें आपने देखी है वो कहीं ना कहीं कॉटन से बनी होती है। कॉटन जो है वो थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट होता है, लेकिन इससे बनी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, लोग इसको काफ़ी प्रेफर करते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, राइट। कॉटन फैब्रिक आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल। अब इसकी कुछ खासियतें, इसके कुछ कैरेक्टर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है, लंबा चलता है, एंड दे आर कूल टू वेयर, और इसको पहनना भी काफ़ी आसान रहता है। गॉट इट। कॉटन फैब्रिक आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ द वाटर। इसके अलावा कॉटन की खासियत है कि पानी को या स्वेट जो पसीना हमारा होता है वो बड़ा आसानी से ये सोख लेता है, एंड दैट्स वाई ये जल्दी से, ये आप कह सकते हो कि दे ड्राई स्लोली, वो धीरे धीरे ड्राई करता है। इससे आपको गर्मियों के मौसम में, समर के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनने से जो स्वेट आपका निकलता है, जो पसीना निकलेगा, वो ये सूख के बाहर ले आएगा स्किन के बाहर, और फिर वो हवा के कांटेक्ट में आने से उड़ जाएगा, और आपको कंफर्टेबल यानी कि कूल फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। एंड दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इनमें एक और कमी भी होती है, देखो क्रीज इजीली, यानी कि इसके ऊपर अगर हम बिना प्रेस के इन कपड़ों को पहनते हैं तो काफ़ी क्रिटिकल होता है बिकॉज ये सिकुड़ जल्दी जाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी आरामदायक होते हैं, मज़ेदार होते हैं, यू रियली इन्जॉय इट। आगे बढ़ते हैं, वेयर कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कॉटन कहाँ उगाया जाता है? तो अगर मैं इंडिया की बात करूं बेटा, तो कॉटन इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र। पहला नाम आ रहा है महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु है बेटा, देन नेक्स्ट यू कैन सी द कर्नाटका, ओके स्टूडेंट्स, देन गुजरात आपके पास है, उत्तर प्रदेश हमारा, यूपी आ गया, आंध्र प्रदेश में जो है कॉटन उगाया जाता है, हरियाणा में भी कॉटन उगाया जाता है, पंजाब में भी। तो काफ़ी सारे स्टेट्स हमारे पास है इंडिया में जहाँ पे कॉटन की खेती करते हैं किसान, ओके। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन प्लांट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। अब यानी कि क्या हर जगह पे हम कॉटन को उगा सकते हैं? तो सवाल ये बन सकता है, और जवाब ये कि नहीं, ऐसा नहीं है। कॉटन को ग्रो करने के लिए कुछ खास क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। जैसे सबसे पहले कॉटन प्लांट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, जब जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है या जिस मौसम में ज़्यादा गर्मी होती है तब आप इसको उगा सकते हो। प्लेंटी ऑफ ब्राइट सनलाइट, काफ़ी सारी सनलाइट, यानी कि बारिश का मौसम या बारिश वाले इलाके में इसे नहीं ग्रो कर सकते। लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री मतलब जब ठंड ना हो, ठीक है, और इस तरीके की कूल या चिल ना हो, राइट। लाइट रेनफॉल, बारिश चाहिए, हल्की फुल्की बारिश चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से कि व्हाट आर द कंडीशन, ठीक है, टू ग्रो द क्रॉप्स, की अगर कॉटन की क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए कैसी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो आप लिखोगे हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ब्राइट सनलाइट चाहिए, लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, ऑलराइट। और सॉइल कैसी चाहिए? ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा ग्रो करता है ये ब्लैक सॉइल, ऑलराइट, फाउंड। और ये कहाँ मिलती है? वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, यानी कि वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वो इलाके जो वेस्टर्न साइड में आते हैं जो स्टेट्स, ऑलराइट, जैसे कि गुजरात का इलाका आ गया आपके पास, ऑलराइट। और साउथ इंडिया जो हमारा है, सदर्न इंडिया, लाइक आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पे ये ब्लैक सॉइल काफ़ी मिलती है। दैट्स वाई वहाँ पे लोग जो है इसमें अच्छी खासी कॉटन ग्रो करते हैं। एलुवियल सॉइल भी अच्छी मानी जाती है, वो नॉर्दर्न इंडिया में है, और वो कॉटन के ग्रोथ के लिए वो भी सूटेबल है, ठीक ठाक मानी जाती है। गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला सवाल हमारा जो हेडिंग है वो है कि हाउ कॉटन इज ऑब्टेन्ड। अब ग्रो तो हो गया कॉटन, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम देखिए ध्यान से। इस डायग्राम में ये कॉटन के प्लांट दिखा रखे हैं, और ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये कॉटन है, जो इसके प्लांट के ऊपर जो फ्रूट होता है जब वो मेच्योर होता है और खुलता है तो उसके अंदर से ये कॉटन प्रोड्यूस होता है। गॉट इट। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फॉर द कॉटन प्लांट। कॉटन को निकालने के लिए हमें कॉटन प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड द फ्रूट्स जो होते हैं कॉटन प्लांट के, उनको एक खास नाम दिया जाता है। ये भी वन वर्ड में क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द फ्रूट ऑफ द प्लांट। हम बोलेंगे इनको कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स, बॉल की स्पेलिंग देखो, BALL नहीं है, BOLL है, ऑलराइट। द कॉटन बॉल्स आर रफली, आप कह सकते हो स्पेरिकल, यानी कि काफ़ी हद तक अगर देखेंगे तो ये स्पेरिकल शेप की होती है, बॉल की तरह होती है, ऑलराइट, इन शेप, एंड क्वाइट फ्लफी। और काफ़ी फ्लफी का मतलब होता है सॉफ्ट होती है, छूने पे काफ़ी नरम नरम सी लगती है। वंस द कॉटन बॉल्स गेट मैच्योर्ड, जब वो तैयार हो जाते हैं, दे बर्स्ट एंड ओपन द सीड विद द कॉटन फाइबर बिकम विजिबल। तो वो
फट जाते हैं और फटने के बाद ऑटोमेटिकली वो जब खुलते हैं तो उसके अंदर से कॉटन आपको दिख जाएगा, विजिबल हो जाता है, राइट। अगला टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट है, अब आगे देखते हैं। द सीड्स विद द कॉटन फाइबर आर पिक्ड रिमूव फ्रॉम द ड्राइड कॉटन बॉल्स बाय हैंड। तो जो सीड होते हैं बेटा इसके अंदर, उनको या तो हाथों से निकाला जाता है कॉटन के अंदर से, या फिर उनके लिए मशीनें भी आजकल आ गई है, ऑलराइट। तो आफ्टर पिकिंग दे आर टेकन टू द गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? गिनिंग का मतलब होता है वेयर द फाइबर्स आर सेपरेटेड, वो प्रोसेस जहाँ पे फाइबर को यानी कि कॉटन के थ्रेड्स को, फाइबर को अलग किया जाता है और सीड्स को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ द प्लांट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्बिंग ऑफ द प्लांट। तो कॉम्बिंग क्या है? कॉम्बिंग के अंदर जो है एक तरीके से उनको फाइबर जो है वो सेपरेट करके उनको एक तरीके से क्लीन किया जाता है, ताकि उसके अंदर से जो है, जैसे कॉम्बिंग आप बालों में करते हो तो आपके बाल सीधे हो जाते हैं, ऐसे ही इसके भी फाइबर सीधे हो जाते हैं और सीड सेपरेट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिंग। ओके, उसके बाद अगली जो डेफिनेशन हमारे पास है वो गिनिंग की है, कि गिनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स बाय द कॉम्बिंग इज कॉल्ड गेनिंग। तो ये आपके पास गेनिंग की डेफिनेशन बन जाती है। इफ समवन इज आस्किंग यू कि डिफाइन द टर्म गेनिंग, तो आप बोलोगे द प्रोसेस, यानी कि वो टेक्निक जिसमें हम कॉटन फाइबर को सीड से अलग करते हैं कॉटन के प्लांट में, दैट इज कॉल्ड गेनिंग, राइट। अगले पॉइंट पे आते हैं। गेनिंग वॉज प्रीवियसली डन बाय, पहले इसे हाथों से किया जाता था, यानी कि पहले के ज़माने में हाथ से की जाती थी गेनिंग। नाउ ए डेज गेनिंग के लिए स्पेशल मशीन आती है जो क्या करती है, ठीक है, उन मशीन को कहते हैं कॉटन गिन्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मॉडर्न कॉटन गिन है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो डायग्राम में इस तरीके से, और ये स्पिनिंग वाली मशीन दिखा रखी है जहाँ से फैब्रिक यानी कि धागा, थ्रेड बना के जो है फैब्रिक यानी कि कपड़ा कॉटन का तैयार किया जा रहा है, ऑलराइट। सो द सेपरेट जो सीड्स होते हैं दे कैन बी, उनको अलग कर दिया जाता है और उनको फिर अगली क्रॉप उगाने के लिए उन कॉटन सीड्स को दोबारा खेतों में बोया जाता है, सो किया जाता है, एंड देन वी कैन गेट द अगेन द सेम क्रॉप, और फिर उससे भी हमें कॉटन मिलती है, ऑलराइट। जो बैडली डैमेज्ड होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो खराब सीड होते हैं उनको फेंक दिया जाता है, जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं उनको रखा जाता है, ऑलराइट। और फिर उसके बाद जो फाइबर होता है वो फिर क्लीन किया जाता है मशीन के अंदर। आज हम, अब के टाइम पे हमारी साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे तो ऐसे चरखे के ऊपर जो है, महात्मा गांधी के बारे में भी आपने देखा होगा, ये तकली होती है, पहले ऐसे धागा बनता था, इससे थ्रेड घुमा घुमा के जो है थ्रेड बनता था, और फिर उस थ्रेड को ऐसे रैप किया जाता है इस तरीके के एक चरखे के ऊपर, और फिर उस थ्रेड को बुना जाता था इस तरीके से, जो आप नीचे डायग्राम देख पा रहे हो हेयर, यहाँ पे जो है वीविंग की जा रही है, गॉट इट। तो अब देखिए हमारे पास आगे जो है वो है द, आप कह सकते हैं कुछ इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ का मतलब होता है ऐसी खामियां जिसकी वजह से जो है कॉटन की क्वालिटी ख़राब होती है, जैसे उसमें लीफ के टुकड़े हो सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं, उन सब को सेपरेट किया जाता है और फिर क्लीन करके कॉटन फाइबर को जो है इस तरीके से थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें उसको हम थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द स्पिनिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे स्पिनिंग इज़ डन बाय हैंड, यानी कि जो जहाँ पे कॉटन कम होती है, या इन द एंशिएंट टाइप लोग हाथों से इस तरीके से तकली की मदद से जो है, ये तकली जो है वो एक पुराना डिवाइस था जिससे वो धागा बनता था कॉटन से मिलके, और फिर उस धागे को रैप किया जाता था एक चरखे के ऊपर, उस चरखे से उसको फिर ऐसी एक गिनिंग में, इसमें आप कह सकते हो वीविंग मशीन पे लाया जाता था, और वहाँ पे एक फैब्रिक, कपड़ा तैयार होता था। तो ये पुराने तौर तरीके हैं। आप अगर चाहो तो यूट्यूब पे जो है ये नाम के चरखा डाल के, तकली डाल के, उस पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे, और आप उन चीज़ों को देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक नॉलेज डेस्क में कुछ बातें दे रखी कि कॉटन गिन इज़ द शॉर्ट टर्म ऑफ कॉटन इंजन। तो गिन का मतलब है, जिन वर्ड लगा रखा है जो इंजन से आया है, तो कॉटन जिन का मतलब यहाँ पे है कॉटन इंजन, एंड इट इज़ मशीन होती है एक तरीके से, आप इसको जिन बोल सकते हो, आप इसको गिन बोल सकते हो। और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कॉटन फाइबर को उसके सीड से सेपरेट करने के लिए। इसी प्रोसेस को हम गिनिंग या जिनिंग भी कहते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दो या दो से ज़्यादा जो यान है, पतले पतले जो फाइबर है, जब उनको मिक्स किया जाता है तो वीव करने के बाद वो इस तरीके का एक धागा, और उस धागे से एक फैब्रिक जो है हमारा तैयार होता है। तो वीविंग इज़ डन बाय द स्पेशल मशीन। वीविंग के लिए भी अब साइंस ने मशीन बनाई है, उनको कहते हैं लूम्स। तो लूम्स क्या होते हैं? स्पेशल मशीन जो कि फैब्रिक बनाता है धागे से, थ्रेड से जो है बुन के उससे एक कपड़ा बनता है, उसको लूम्स कहा जाता है, ऑलराइट। और ये हैंड ऑपरेटेड हो सकते हैं, या फिर ये पावर यानी कि बिजली से चलने वाले भी हो सकते हैं। उसके बाद जब ये
फैब्रिक बन जाता है तो ये इसे बोलते हैं हम फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बाद ये कपड़े का रूप यानी कि क्लोथ कहलाता है और उसका इस्तेमाल हम अलग अलग पर्पजेज़ के लिए करते हैं। लाइक हम इससे जो है अपने रोज़ डेली पहनने वाले कपड़े बनाते हैं, इससे और बहुत सारी चीज़ें बनती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टेक्निक काम करती है, और ये टेक्निक जो है वो वीविंग के प्रोसेस को बताती है कि आपको ये समझना है कि यान जो होता है उसको वूव करके फैब्रिक यानी कि उसको बुन करके जो है फैब्रिक कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको ग्लेज पेपर की कुछ स्ट्रिप्स लेनी है अलग अलग कलर की, जैसे रेड या ब्लू, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। इसके अलावा एक आपको सीजर चाहिए और उसके बाद ये जो ग्लेज पेपर है इनको बेटा आप कट करोगे लंबी लंबी स्ट्रिप में, लगभग 26 सेंटीमीटर की लेंथ की आपको जो है निकालनी है, और स्क्वायर जो है ऑफ 28 सेंटीमीटर का ब्लू वाला आपको इस तरीके से लेना है। और ये तो आपके पास एक पार्ट हो गया, और इसके अंदर यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए, और इसमें से ब्लू कलर की स्टेप जब अंदर डालेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये वो थ्रेड है जो वर्टिकली लगाए गए थे, और ये दूसरी जो उसमें ब्लू है ये वो है जो हॉरिजॉन्टल लगाए गए थे। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है थ्रेड्स को मैनेज करके मशीनों के अंदर फैब्रिक या कपड़ा तैयार किया जाता है। गॉट इट। तो ये स्ट्राइप्स आपको ये बताती है कि हाउ वी कैन डू इट। तो ये जो वुवन शीट होती है पेपर की, जब ये बन जाएगी तो ये आपको वही आइडिया देगी जिस तरीके से जो वीविंग मशीन होती है उसके ऊपर इन थ्रेड्स को कंबाइन करके फैब्रिक तैयार किया जाता है। गॉट इट। अब आते हैं आगे अनदर मेथड, एक और मेथड भी हमारे पास फैब्रिक बनाने का है। यान आपको पता होगा, बिल्कुल फाइनेस्ट जो थ्रेड बनाने से पहले जो पतले पतले फाइबर होते हैं उनको यान कहा जाता है। तो उनको नीट किया जाता है। नीटिंग का मतलब एक होता है NEE, ये है KNITTING, नीटिंग का मतलब ये बुनना। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, ये वाला डायग्राम, सो लुक एट हियर, यहाँ पे ये कोई लेडी है जो स्वेटर बुन रही है, तो इसको नीटिंग कहा जाता है। तो इट इज़ द मेथड इन विच ए फैब्रिक इज मेड फ्रॉम अ सिंगल यान। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सिंगल धागा, देखो एक ही सिंगल थ्रेड है, एक ही यान है, और इसी एक यान से जो है वो स्वेटर बनाए जा रहे हैं, ग्लव्स बनाए जा रहे हैं, सॉक्स बनाए जाते हैं, और ये वुलन, इसके अलावा कैप्स बनाए जाते हैं। ये सारी के सारे वुलन पोर्शन के लिए, यानी कि जो वुलन के कपड़े हैं वो ऐसे घर में बैठ के हमारी मम्मी, दीदी, बहनें या बहुत सारी प्रोफेशनल बनाती है। अब तो मशीन्स आती है लेकिन पहले ऐसे ही बनाती थी। हो सकता है आपके घर में भी, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा काम करता हो और आपके लिए स्वेटर, सॉक्स या और चीज़ें बनाता हो। तो वी पुल अ यार्न फ्रॉम द स्वेटर। अगर स्वेटर में से आप एक धागा खींच लोगे तो पता है आपका पूरे का पूरा स्वेटर जो है वो रिवेल्ड हो जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे धागे निकल जाएंगे, और वो ऐसे लगेगा जैसे एक ही धागा था, और उसको खींचने के बाद पूरे का पूरा स्वेटर आपका ख़राब हो जाएगा। एंड दिस शोज़ कि जो निटिंग होती है वो एक सिंगल यार्न यानी कि एक ही धागे से मिलके की जाती है, बना के की जाती है। ये था कॉटन की प्रॉपर्टीज़। कॉटन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, और उसके बाद वूल के बारे में जाना। अब बात करेंगे जूट की। तो जूट जो है वो भी एक नेचुरल फाइबर है, इससे निकाला जाता है स्टेम ऑफ द जूट। जो प्लांट होता है जूट का प्लांट, उसके जो स्टेम होते हैं उसके वो शेल्स टाइप के निकाल के उससे इसको तैयार किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, इसका इस्तेमाल रॉप्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, मैट्स बनाने में, डेकोरेशन के जो चीज़ें बनती है आर्टिकल से उसको बनाने में, या फिर आप कह सकते हो एंड स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल जैसी चीज़ें जैसे गनी बैग्स, बोरियां, ये देखो ये डायग्राम है, ये बोरियों का डायग्राम आपके पास है, ये बनाने में किया जाता है। हैंडमेड बैग्स, इससे ये हैंडमेड हाथों से बनाए हुए जो बैग्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। ये हैंडमेड बैग है ये वाला आपके पास, ठीक है, ये हैंडमेड है। ये आपके पास जूट से बना हुआ सैक है, यानी कि ये एक तरीके का गनी बैग है, ये बनाया जाता है। और ये सारे नेचुरल फाइबर है। ये जूट का यहाँ पे डोर मैट बना हुआ है, ये जूट का ही मैट बना हुआ है। तो ये जूट से बनी हुई अलग अलग चीज़ों के आपको डायग्राम, पिक्चर्स दिए हुए जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे, राइट। उसके बाद अब आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा और नॉलेज पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि ओरिजिनली जूट वॉज मेनली यूज फॉर मेकिंग द गनी बैग्स। शुरुआत से पहले ये जूट का इस्तेमाल सिर्फ गनी बैग्स, बोरियां बनाने के लिए होता था, ठीक है, हैंड बैग्स बनाने के लिए होता था। बट ग्रेजुअली इसका इस्तेमाल पैकिंग मटेरियल के रूप में कारपेट बनाने में भी होने लगा, बिकॉज ये नेचुरल है और इससे कोई हार्म प्रकृति को नहीं होता है। एंड जूट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड बाय इट्स बंगाली नेम। ये जो नाम इसका जूट है ये बंगाल में ज़्यादा उगता है। बांग्लादेश और बंगाल ये दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर माने जाते हैं। और ये जो वर्ड है, ठीक है, बंगाली से आया है जिसको कहते हैं पैट, PAT पैट, विच मीन जिसका मतलब होता है ब्रेड या फिर हेयर, लंबे लंबे बाल जैसे स्ट्रक्चर वाले। तो ये बंगाली नेम है पैट इसका।
ठीक है, और हम इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, जूट पढ़ते हैं। गॉट इट। ये देखिए, ये जूट का प्लांट कुछ ऐसा होता है, ये यहाँ पे आपको दिखा रखा है, और इसके स्टेम से जो ये फाइबर्स निकलते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। गॉट इट। उसके बाद अब आते हैं, वेयर जूट इज़ ग्रोन इन इंडिया, भारत में जूट कहाँ उगाया जाता है। तो जूट इज़ मेनली ग्रोन इन मेघालय। मेघालय एक स्टेट है इंडिया की, ऑलराइट। इसके अलावा बिहार में उगाया जाता है, आसाम में उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, ऑलराइट। इसके अलावा उड़ीसा, ये कुछ आप कह सकते हो ईस्टर्न स्टेट से इंडिया के, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, बिकॉज ये उन इलाकों में इसका क्लाइमेटिक फैक्टर है और ये वहाँ पे ग्रो करता है। ये देखो इस तरीके से ये, ठीक है, स्टेम की चीज़ें निकाल के उसको पानी में गीला करके और फिर उसमें से ये जो फाइबर है वो बाहर निकालते हैं। सो यही हमारा क्वेश्चन है कि हाउ इज जूट ऑब्टेन, जूट कैसे ऑब्टेन होता है। तो जूट इज़ जूट एक फाइबर है। कैसा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। और ये जो जूट का प्लांट है उसके स्टेम से, ये देखिए छोटे छोटे स्टेम टहनियाँ निकाल के उनको गड्डियाँ सी बना के उनकी पानी में डिप करते हैं और फिर वो लूज हो जाता है उसके ऊपर की वो लेयर, जिसको जूट कहते हैं, और फिर उसको हाथों से खींच के निकाला जाता है। और ये कुछ वर्कर है जो ये काम कर रहे हैं। तो जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड, ठीक है, एट द फ्लावरिंग स्टेज। कब इन जूट के प्लांट को जो है वो काटा जाता है, जब उनमें फ्लावरिंग का टाइम होता है। फ्लावरिंग के टाइम पे ये जूट के प्लांट निकालने पड़ते हैं, ठीक है, इनकी स्टेम को काटना पड़ता है, टहनी को काटना पड़ता है, तभी आपको जूट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। मेच्योरिटी के बाद नहीं मिलता, उसमें क्वालिटी ख़राब हो जाती है। द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स आर कट एंड कैप्ट अंडर द वाटर। तो ये स्टेम्स को काटा जाता है, फिर पानी के अंदर डिप करके ऊपर से बड़े बड़े पत्थर या भारी चीज़ें, ताकि वो उसके पानी के अंदर बने रहे, रखे जाते हैं कुछ दिनों के लिए। एंड ग्रेजुअली जो स्टेम्स होते हैं वो सड़ने लगते हैं पानी के अंदर। एंड दिस प्रोसेस, जहाँ पे ये पानी के अंदर हम डिप करके रखते हैं और वो उसमें से फैब्रिक या फाइबर बनने लगते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रैटिंग ऑफ फाइबर। रैटिंग ऑफ फाइबर क्या होता है, पहले जो है फ्लावरिंग से जस्ट पहले जूट के प्लांट की स्टेम्स को काटा जाता है, उनकी गट्ठे बनाए जाते हैं, उनको पानी में डिप किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे वो सड़ने लगते हैं, ताकि सड़ने के बाद ऊपर का जो लेयर है वो निकल जाए और अंदर का फाइबर मिल जाए। इस प्रोसेस को रैटिंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। ऑलराइट, नाउ दीज स्टेम्स आर टेकन आउट ऑफ द वाटर एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड। अब इनको बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो है फाइबर्स को सेपरेट कर दिया जाता है। एंड फाइबर्स आर वॉश्ड इन वाटर, फिर उनको अच्छे से साफ किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी ख़राब चीज़ हो या ऐसी चीज़ हो जो फाइबर का हिस्सा नहीं है, उसे अलग कर दिया जाता है। फिर उसको सन के प्रेजेंस में काफ़ी दिन तक सुखाते हैं, ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और उसमें जो है आसानी से उसको आप कह सकते हो आगे रॉ फॉर्म में भेजा जा सके। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, अब ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये बीच में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग ऑफ जूट प्लांट। तो आप लिखोगे वार्म, गर्म, एंड ह्यूमिड मतलब जिसमें जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसी आपको कंडीशन चाहिए होती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल और ड्रेन मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा आती रहती है, वहाँ पे ये अच्छा ग्रो करता है। और जो हमने स्टेट्स पढ़ी, बंगाल, ठीक है, ये सारी के सारे यहाँ पे ये सारी कंडीशन इसे मिलती है। हाई टेम्परेचर फेवर द ग्रोथ ऑफ द जूट प्लांट, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जूट का प्लांट उतना ही अच्छा जूट प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास एक चेक पॉइंट आ गया, क्वेश्चंस आ गए, यानी कि जिसमें सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। तो नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल हम प्लांट और एनिमल से करते हैं, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो हमने सिंपल सी बातें हमने पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल से ही हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर, अगर हम कॉटन प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर कम चाहिए, ये बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर चाहिए। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन जिन्स या गिन्स। जो फ्रूट होते हैं उनको कॉटन गिन कहते थे या कुछ हो, तो उनको हम बोलते थे कॉटन बॉल्स। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये यहाँ पे जिन्स लिखा हुआ है, इट्स नॉट द करेक्ट वन। देन जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी लुक जो है गोल्डन जैसी होती है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। एंड जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द जूट प्लांट, जो जूट फाइबर है वो प्लांट जो होता है जूट का, उसके फ्रूट से निकाला जाता है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये स्टेम से निकाला जाता है। हमने ये सारी बातें अभी सीख ली। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका रिस्पॉन्स मुझे ज़रूर वापस जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़
टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपनी पढ़ाई घर बैठे आराम से कर सको। इसमें आपका बहुत सारा खर्चा बचता है। अगर हम वैसे वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आपको उसे डाउनलोड करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यूट्यूब वीडियोस आप एट ए टाइम देख सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो आप चैनल पे जाओ, खोलो और आप जो वीडियो देखना चाहते हो वो देख सकते हो। तो मेरे वीडियोज़ को अगर आप लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो आप उस पर थम्स पे जो है वो अपना क्लिक कर दीजिए, एक लाइक हो जाएगा मेरे लिए, और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके लिए जो है वो बेनिफिट ये होगा कि आपको सारी वीडियोस टाइम से पहले मिलेगी, और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसे शेयर भी करें, दूसरों तक भी भेजें, दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी मिले ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका जो है बेनिफिट ले सके। अब मैं आपसे अगले लेक्चर में जल्दी ही बात करूंगा, तब तक आप इस चैप्टर को जितना किया है उसको अच्छे से देखें, कई बार उसे रिपीट करें और अच्छे से सारे पॉइंट्स के अपने नोट्स बना लें। जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड इसमें काफ़ी सारी टर्म्स, डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो ये था आज का लेक्चर, और अब नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा इसका आगा। तो 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, राइट।